पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, वो एक्स आईआईटीएन हैं। वो डीआरडीओ की साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं। आईएएस में मेरी कोलीग हैं, मेरी बैचमेट हैं। और उत्तराखंड में एमडी एनएचएम के पद पर तैनात हैं। तो मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, उनका नाम है मिस सोनिका। सोनिका जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभजोत जी और सभी को मेरा नमस्कार जो इस चैनल को देख रहे हैं। तो सोनिका जी जो राजस्थान में पैदा हुई हैं, मुंबई में इनकी एजुकेशन हुई है। और दिल्ली में आईआईटी से इन्होंने एमएससी किया है। उसके बाद जो इनका आईएएस का सफ़र कैसा रहा, उत्तराखंड में इनकी सर्विस कैसी रही, और इनसे हम आज ढेर सारी मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं। तो सोनिका जी, आप राजस्थान के अपने जो सफ़र से शुरू करें और उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और जहाँ पे आप आज पहुँची हैं, कैसे पहुँची हैं, और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। सोनिका जी। जैसे प्रभजोत जी आपने पूछा, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ था और सवाई माधोपुर जिला है। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सभी हम लोग राजस्थान से सवाई माधोपुर से ही हैं। और हम लोग मेरे एक भाई है और एक बहन है, हम तीन भाई बहन हैं। तो स्टार्टिंग इनिशियली तो मेरी जो एजुकेशन है वो जयपुर में हुई 6 तक, और उसके बाद 6 के बाद क्योंकि फादर की पोस्टिंग मुंबई में हो गई, तो उसके बाद 6 से मैंने 12th तक जितनी भी मेरी स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा मुंबई से हुई है। मेरी पूरी स्कूलिंग ही केंद्रीय विद्यालय से हुई है। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने वहीं से, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी साइन में, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है मैथमेटिक्स में। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं आईआईटी दिल्ली आ गई। मैथमेटिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल यहाँ पे। और उसके कुछ दिनों बाद मेरा सिलेक्शन डीआरडीओ में साइंटिस्ट भी हो गया। और मैंने दिल्ली में ही मेटकाफ हाउस में मेरी लैब थी, साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, जिसमें क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काम होता था, जो कि मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन में है। तो 5 साल मैंने टिल आई बिकेम साइंटिस्ट सी, मैं वहीं पे मैंने अपना काम किया 5 साल तक। और इसी बीच फिर मैंने आईएएस की तैयारी भी चालू की। सभी जगह से मोटिवेशन मिल रहा था कि नहीं, एक बार तैयारी करनी चाहिए। और मेरा जो घर था वो मुखर्जी नगर के बिल्कुल साइड में था। डीआरडीओ का कैंपस जो है बिल्कुल मुखर्जी नगर के साइड में है। तो तो वो वहाँ वाइब्स आ कैसे रही थी शायद। मोटिवेशन आ रही थी आपको? तो वाइब्स वहीं से आ रही थी, मोटिवेशन वहीं से आ रहा था। तो मैंने तैयारी की वहाँ, तैयारी मैंने चालू की। और 2010 में मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा, और 2010 में फिर स्ट्रगल एंड ऑल मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने वहीं मेरी प्रभजोत जी से भी मुलाकात हुई, ट्रेनिंग हमारी मसूरी में जैसे एकेडमी में हुई। और मुझे उत्तराखंड काडर अलॉट हुआ। 2012 से मैं उत्तराखंड काडर में हूँ। और वेरियस बहुत अलग अलग तरह की पोस्टिंग्स हो गई हैं, फील्ड की पोस्टिंग हुई है, सचिवालय की पोस्टिंग हुई है। और 2012 से 2022 तक 10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे। और आज जैसे अभी बताया कि मैं अब हेल्थ में हूँ, एमडी एनएचएम, और साथ ही साथ मैं सीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। और जो कार्य मुझे दिए जा रहे हैं उनको मैं अपनी पूरी कैपेसिटी में करने की कोशिश कर। जी। तो सोनिका जी, मैं भी पहले इसरो में रहा हूँ, तो लेकिन मेरा तजर्बा इसरो का काफ़ी कम रहा है। आपका 5 साल का तजर्बा रहा है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? जैसे इसरो में हमारा साइंटिस्ट एस सी शुरू करते हैं, सी बोलते हैं, वहाँ पे सी साइंटिस्ट से शुरू होता है। तो डीआरडीओ या जो सीएसआईआर की लैब्स जितना मैंने देखा है, वहाँ पे बी से शुरू होता है। आप जैसे बी से सी पहुँच गए थे। आपके हस्बैंड भी अब जैसे डीआरडीओ में हैं, तो कैसा रहा आपका सफ़र? क्या आप कैसा मानती है, डीआरडीओ का एक्सपीरियंस कैसा है? डीआरडीओ जब मेरा सिलेक्शन, वहाँ एंट्रेंस होता था डीआरडीओ में, एंट्रेंस के थ्रू हुआ था। पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फाइनली सिलेक्शन हुआ था डीआरडीओ में। जब इनिशियली जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह, जो हमारी मसूरी में ट्रेनिंग हुई थी 1 महीने की, और उसके बाद फिर हम लोग हमें फील्ड अलॉट हो जाती है और लैब अलॉट हो जाते हैं एज पर एरिया ऑफ, जो हम लोगों का एरिया ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उस हिसाब से। तो हमें साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप अलॉट हुआ था। एक लैब है जो मिटकाफ हाउस में है। तो मेरे हस्बैंड भी उसी में थे, हम लोग साथ साथ ही हम लोगों ने ज्वाइनिंग की, ट्रेनिंग की, और साथ ही साथ हम लोगों ने काम किया। तो मेरा जो पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क था
डीआरडीओ में, वो इवैल्यूएशन का था। तो जो बहुत सारे क्रिप्टोग्राफिक जो सिस्टम्स बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, उनका इवैल्यूएशन की उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो अच्छी स्ट्रेंथ है या नहीं, कितने टाइम में ब्रेक हो जाएँगे, वो टाइम पीरियड और वो सारी चीज़ों पे हम लोग इवैल्यूएशन किया करते थे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एक डिफरेंट लर्निंग थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा रिसर्च से ओरिएंटेड ज़्यादा था वहाँ पे काम। लेकिन एक्सपोज़र वहाँ बहुत अच्छा मिला, वहाँ पे लर्निंग काफ़ी हुई और जो ओरिएंटेशन था टुवर्ड्स रिसर्च, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तब भी हम लोगों को वो जो माइंडसेट है किसी चीज़ को पढ़ने का, समझने का, वो काफ़ी हेल्प किया। तो जी, मेरा एक्सपीरियंस डीआरडीओ में बहुत अच्छा रहा। जी, जी। आप आईआईटी से आपने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, आईआईटी दिल्ली का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मैं बताना चाहूँगी, मैं क्योंकि मुंबई से दिल्ली गई थी, तो एक तो दिल्ली इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मुंबई, तो वो एक लिटरली स्टार्टिंग में क्योंकि इतनी एज भी नहीं होती उस टाइम पे, तो थोड़ा-सा मुझे अलग-सा लगा था कि अब मैं कैसे एडजस्ट होंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए रहा आईआईटी दिल्ली आने के बाद, वो मेजरली एडजस्टमेंट का रहा क्योंकि हॉस्टल में रहना पड़ रहा था और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आईआईटी में स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर बहुत टफ निकलता है। चाहे वो मेरे ख्याल में बीटेक वाले बच्चों का भी यही एक्सपीरियंस रहता होगा क्योंकि वो एडजस्ट होना उस एटमॉस्फेयर का वो काफ़ी टफ रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद आप घर जाने की सोचते भी नहीं हैं, आपको लगता है यहीं रह जाएँ करके। तो वो 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर वाज़ रियली टफ मतलब मैं बहुत होम सिकनेस होती थी। मैं महीने-महीने भर घर भाग जाती थी कि महीना हुआ और घर निकल गए। लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है एक ग्रोथ जो होती है एक स्टूडेंट की और एक ह्यूमन बीइंग की, एक पर्सन की, वो ये जो 2 साल थे मेरे वो बहुत ही ज़्यादा टफ थे और वो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गए। टू व्हाटएवर आई एम टुडे वो 2 साल जो थे वो बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट किए हैं मेरी स्ट्रगल्स में, मेरी लाइफ में। जी, जी। सोनिका जी, आपने यूपीएससी 2 बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार आपने क्लियर किया, तो आपके ऑप्शनल क्या थे? और क्या आपका मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल था? मैथमेटिक्स मेरा पहले अटेम्प्ट में ऑप्शनल था। अच्छा, मैंने पहले अटेम्प्ट में मैथमेटिक्स और हिस्ट्री लिया था। जी, तो हिस्ट्री तो मेरे को बहुत पसंद था और मैथमेटिक्स क्योंकि अ, मैंने ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी तो आई वाज़ एक्सपेक्टेड कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा कर जाऊँगी। लेकिन जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैथमेटिक्स में अभी नहीं हो पाएगा शायद जी, और क्योंकि टाइम निकल रहा था तो मुझे लगा कि लेट्स स्विच टू सम अदर ऑप्शन जो ईज़ी भी रहे और मैं जल्दी से उसे कवर अप भी कर पाऊँ। तो सेकंड टाइम जब मैंने ऑप्शन लिया तो मैंने पाली लिया, पाली लिटरेचर और जी, हिस्ट्री ऑफ पाली लिटरेचर से मैंने सेकंड जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था उसमें मैंने फिर आगे क्लियर किया। जी, क्योंकि मैथमेटिक्स बड़ा टफ ऑप्शनल माना जाता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी काफ़ी टफ ऑप्शनल रहते हैं। उसके बाद आपका आईएएस में आने के बाद आपकी उत्तराखंड का ऑर्डर अलॉट हुआ, उसके बाद आपने कहाँ-कहाँ सर्विस की उत्तराखंड में अब तक? आप कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में और सचिवालय में कौन-कौन से पद पर रहे हैं? कौन-सी आपको सबसे चैलेंजिंग लगता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कौन-सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोस्ट पे काम किया है? तो जब मैंने जॉइन किया तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के की हुई थी। तो क्योंकि रुड़की हरिद्वार हमारा प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, मोस्ट चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट हमारा हरिद्वार ही है उत्तराखंड में। प्लेन डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर भी है और कुछ पार्ट देहरादून का भी है, लेकिन मोस्ट चैलेंजिंग हरिद्वार है और रुड़की एक बहुत बड़ा सब डिवीजन हुआ करता था उस टाइम। तो वो एक अलग ही पूरा एकदम से आप इतने इतने सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, इतनी सारी वैरायटी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा रहता है रुड़की में। काँवड़ जब होती है तो एक अलग चैलेंज होता है, किसान आंदोलन हमारे अलग होते हैं। तो ओवरऑल जो पूरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा रुड़की में। उसके जी, बाद फिर मैं एसडीएम मसूरी भी रही, एडीएम रही मैं देहरादून में, सीडीओ मैं पौड़ी और हरिद्वार 2 जगह रही थी। और उसके बाद फिर मेरे डीएम की पोस्टिंग डीएम टेहरी के रूप में हुई थी 2017 में और 2.5 साल मैं वहाँ पे रही और उसके बाद फिर मैं सचिवालय आ गई और सचिवालय में इनिशियली मैं टूरिज्म विभाग देख रही थी, उसके बाद मुझे सिविल एविएशन विभाग दिया गया और कुछ समय बाद फिर मैं मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन भी बन गई थी और 2 साल हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन और सीएम ऑफिस की भी ज़िम्मेदारी ऑलमोस्ट साल भर पूरा होने जा रहा है एडिशनल सेक्रेटरी। तो जी, मेरी अगर मुझसे पूछा जाए मोस्ट चैलेंजिंग क्या रहा, तो एक तो जो रुड़की की पोस्टिंग थी क्योंकि एकदम से आप आ गए, एकदम से जॉइंट मजिस्ट्रेट की
ज़िम्मेदारी आपको मिल गई तो एक वो पोस्टिंग थी। लेकिन एनएचएम जॉइन करने के बाद जो कोविड की सेकंड वेव देखी थी मैंने, वो मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग थी। वो टाइम ऐसा था जब आप एक एक होप होती है, एक एक टाइम आ गया था जब लग रहा था कि अब क्या आगे करें। जी, जी। वो टाइम बहुत चैलेंजिंग था और उस टाइम पे होप मेंटेन करना, मोटिवेशन मेंटेन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी। पूरी टीम का भी, मेरा खुद का भी, वो समय काफ़ी चैलेंजिंग लगा मुझे। जी, क्योंकि मैं भी जब से आप हैं तब से मैं भी एनएचएम में हूँ और मैंने भी वो टाइम देखा है कोविड का बहुत ही भयावह रूप जो सेकेंड वेव में देखने में आया था। ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। हमारे को भी उत्तराखंड में से ऑक्सीजन लानी पड़ रही थी, उस टाइम हमारा मैपिंग वहाँ पे हो गई थी, हरियाणा की। तो सोनिका जी, एनएचएम आप देख रही हैं, तो आप एनएचएम की कौन सी स्कीम आपका जो, वैसे तो बहुत सारी अम्ब्रेला ऑफ स्कीम्स हैं, नेशनल स्कीम्स हैं, फिर स्टेट स्कीम्स हैं, तो आपकी कौन सी स्कीम आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? जैसे मेरी पर्सनल स्कीम में अगर कहूँ तो मेरे को आरबीएस के बड़ा अच्छा लगता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्योंकि वो पूरा लूप कंप्लीट करता है। आपको कौन सी स्कीम अच्छी लगती है? मुझे जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का काम है जी। एनएचएम में, जिसमें काफ़ी स्कीम्स हैं, लेकिन पूरी विंग जो देखी जाए तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, तो हमारे यहाँ 2 लोग उसको देखते हैं। मुझे स्पेशली मैटरनल चाइल्ड हेल्थ बहुत, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैं खुद आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, तो आई कैन कोरिलेट विद जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं, जिनको स्पेशली पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इन इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क होता है। जी। और गाड़ी से एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवर करने जा रही है, उसको कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी, वो आई कैन इमेजिन आल्सो एंड आई कैन फील फॉर, मतलब एम्पैथाइज़ विद देम। तो मेरे लिए, मेरा जब मैंने एनएचएम स्पेशली माँग के इसीलिए लिया था कि मैंने जब कहा था अपनी अथॉरिटीज़ को कि मैं अगर जाऊँगी तो मैं सिर्फ़ एमएमआर और आईएमआर पे अपने यहाँ पे काम करूँगी, और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को, मतलब बाकी सब तो देखेंगे जो देखेंगे, लेकिन पैशनेटली अगर मुझे किसी चीज़ पे काम करना है तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं अपनी तरफ से इनोवेशंस ला पाऊँ, चीज़ों को और ठीक कर पाऊँ, तो एक ये स्कीम है जिसमें मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। जी, तो आप फैमिली के साथ-साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे आप पूरा करती हैं? घर में कैसे आपके, क्योंकि सैटरडे संडे भी यहाँ तो फुल टाइम वर्किंग रहता है, सो कैसे आप फैमिली के साथ टाइम कैसे दे पाती हैं? फैमिली के साथ टाइम तो कितना भी कोशिश कर लें नहीं दे पाते हैं, मतलब वो टाइम तो नहीं निकल पाता है, वो क्वालिटी टाइम, क्योंकि लेकिन जितना भी देती हूँ आई ट्राई एंड मैनेज कि कम से कम बच्चे रोज़-रोज़ ना शिकायत करें कि आप समय नहीं दे पाती हैं। सैटरडे संडे भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, इट इज़ वेरी टफ। अगर आप वर्किंग हैं और मदर हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, पर मुझे लगता है कि ट्रेन हो जाते हैं, बच्चे भी ट्रेन हो जाते हैं, हम भी ट्रेन हो जाते हैं कि किस तरह से दोनों को एक-दूसरे को टाइम देना है और कितना टाइम देना है। तो जी। अब काफ़ी बेटर है, जब पहला मेरी बेटी हुई थी, का हो गई 9 साल की अब, लेकिन जब इनिशियली फेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, कैसे मैनेज किया जाए वर्क लाइफ बैलेंस, बट नाउ आई एम बेटर, मुझे लगता है वो समय के साथ मेरे ख्याल में सीख लेते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, पर्टिकुलरली जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं, चाहे वो बच्चियां अभी छोटी हैं, प्लस वन प्लस टू के लेवल पे जो कंपटीशन है, या आफ्टर ग्रेजुएशन जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? तो मैसेज जो मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगी सभी को, मैंने जो खुद फ़ॉलो किया है अपनी लाइफ़ में कि बहुत ज़्यादा आप पॉज़िटिव रहें, अपने आप को कभी भी नेगेटिव लोगों से सराउंड ना करें। जी। आप जो भी आपकी लाइफ़ है, उसको पॉज़िटिवली देखें और कभी ये ना सोचें कि बस ये मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं करके ना, जो हम लोग ये एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं करके। जी। ऐसा ना सोच के अगर हम सिर्फ़ अपना काम करते रहें और स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें। लेकिन जो मेजरली मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ़ जर्नी में रहा है, कि मैं हमेशा ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट करती थी, अपनी मेहनत भी अगर मैं करती थी, तो मेरे लिए, मैं अपने लिए बहुत ऑनेस्टली करती थी, कि नहीं, मुझे सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए मैं पढ़ने का काम नहीं करती थी कि 4 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया। जी। मुझे जब सैटिस्फैक्शन हो जाता था ऑनेस्टली कि हाँ भाई, मैंने आज पढ़ लिया, वो थ्रेशोल्ड कब आएगा, वो चीज़ आपको कब मिलेगी, वो तो डेस्टिनी है, फेट है। लेकिन जो ऑनेस्टी से आप अपनी मेहनत करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कराते हैं ओवर अ पीरियड, हर जगह से लर्निंग होती है। मैं अगर फील्ड में भी आज की तारीख में जाती हूँ, तो मैं पटवारी से, डेटा एंट्री ऑपरेटर से भी सीख के आती हूँ।
आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, आपके टीचर से भी सीख सकते हैं, आपके यहाँ जो देख-रेख करते हैं स्कूल का उससे भी सीख सकते हैं। कीप ऑन लर्निंग और हमेशा अपने आप से सच्चे रहें। जब तक आप अपने आप से सच्चे नहीं रहेंगे, तब तक आपको सैटिस्फैक्शन लेवल आप कुछ भी अचीव कर लेंगे तो नहीं है। जी ये एक छोटी-सी एडवाइस थी मेरी तरफ से जो मुझे और लगता है कि जी, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू यू थिंक कोचिंग इज मैंडेटरी या कोचिंग इज वेरी नेसेसरी? बिना कोचिंग के क्या कोई भी एग्जाम, जैसे यूपीएससी है या उससे पहले जो प्लस वन प्लस टू के बाद एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डू यू थिंक कोचिंग इज नेसेसरी फॉर दैट? जैसे आपने आईआईटी क्लियर किया या आपने यूपीएससी क्लियर किया, डीआरडीओ क्लियर किया, तो आपने कोचिंग के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नहीं, कोचिंग ये एक्सेसिबिलिटी की भी बात है। अब मैं दिल्ली में हूँ, मुखर्जी नगर में हूँ, मुझे कोचिंग मिल गई पास में, तो मैंने कोचिंग कर ली। लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ उपलब्ध हैं आजकल क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत ज़्यादा है, एक प्रॉपर कंडीशनिंग आपके दिमाग की होनी ज़रूरी है कि हाँ भाई इस तरह की पढ़ाई करनी है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्शन के लिए कोई मेंटर, कोई कोचिंग क्लास में अगर कोई मेंटर है या कोई कोचिंग देने वाला है जो कि आपको सही डायरेक्शन में क्योंकि इतनी मल्टीपल कोचिंग्स आ गई हैं कि आज की तारीख में अगर आप ढूँढने जाएँगे तो आपको राइट डायरेक्शन देने वाला और राइट कोचिंग देने वाले भी कम ही मिलेंगे। जी तो वो राइट सिलेक्शन ऑफ कोचिंग सेंटर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी पास आउट हैं या जो ऑलरेडी कोचिंग कर सके, उनसे कुछ एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ कोचिंग क्लास और उसके बाद भी टोटली उस कोचिंग क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे होता है कि कहते भी हैं कि इट्स नॉट अबाउट पीएचडी करना है हमको ना पूरा ऑप्शनल पढ़ डाला इस तरह की पीएचडी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके किसी चीज को किसी सब्जेक्ट को जैसे हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था तो मेरे को इतना सारा मटेरियल मिल गया कि मुझे पता नहीं था कि पढ़ना क्या है टेक्निकली जी लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आता है और उसका आंसर राइटिंग किस वे में होनी चाहिए क्राफ्ट ऑफ आंसर आंसर राइटिंग जो है वो हमें सीखनी है और उसके हिसाब से फिर हम अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाएं इंस्टेड की 10 किताबें दे दी और 10 की 10 हमने पढ़ ली हम चाहे 2 ही पढ़ें और 2 से हमारा जो आंसर राइटिंग की क्राफ्ट है उसको हम पॉलिश करें तो मुझे लगता है हम काफी स्ट्रैटेजिक वे में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी। तो अंत में मेरा अंतिम क्वेश्चन है, हेल्थ में आप काम कर रही हैं, तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एमडी एनएचएम के तौर पे तो आप काम देख ही रही हैं, स्वयं की हेल्थ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप एक्सरसाइज करने में विश्वास रखते हैं, योगा, या क्योंकि पहाड़ों में आप रहती हैं, तो पहाड़ों में ही आपका जो पूरी सर्विस निकल रही है। मैं तो अगर मुझसे पूछें तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ मेरी एक्सरसाइज के मामले में। मैं सुबह उठ के कम से कम 30 मिनट्स चाहे कुछ भी एक तरह की एक्सरसाइज हो, चाहे योगा हो, चाहे कार्डियो हो, चाहे किसी भी तरह की एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और मैं मेरा जो खान-पान है मतलब जो मैं वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरा खाना पोर्शंस बिल्कुल डिसाइडेड रहते हैं। मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर। तो ओके। अगर मेरा बहुत वज़न बढ़ गया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जी। लिटरली लॉस्ट अराउंड 35 केजीज इन ओके। 1 ईयर तो वो क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ कि मुझे 30 मिनट अपनी एक्सरसाइज करनी है फिर मुझे लंच इस टाइम पे डिनर इस टाइम पे डिनर 7 बजे तक 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए और जी उसके बाद होता है तो देन आई फील गिल्टी ऑल्सो तो मुझे लगता है डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए एंड यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर बॉडी क्योंकि आज की तारीख में हम तो हेल्थ देख रहे हैं किस तरह से एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही हैं किस तरह जी से बर्डन बढ़ रहा है हमको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए हमारी हेल्थ के बारे जी जी। तो सोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं एक महिला आईएएस अधिकारी का, जो मेरे चैनल पे तो आप पहली अधिकारी हैं, पहली वीमेन है जिनका मैं इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। तो मेरे को बहुत बहुत खुशी है और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभजोत मुझे आप बुलाने के लिए और किसी भी वे में मैं किसी को भी मोटिवेट कर पाई हूँ उसके लिए थैंक यू सो मच टू यू क्योंकि आप नहीं बुलाते तो हो सकता था मैं ना बता पाती ये सारी चीज थैंक यू सो मच प्रभजोत थैंक यू थैंक सोनिका यू जी, नमस्कार, थैंक यू।